बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। सऊदी अरब और ईरान कुछ दिनों में सिफारत खाने खोलेंगे, हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने किया ऐलान। सूडान में ताज़ा जंगबंदी भी टूटी, खर्तूम और दूसरे शहरों में लड़ाई तेज, फौज और आरएसएफ दोनों ने किया बातचीत से इनकार। इमदादी एजेंसियों ने कहा रेफ्यूजियों की मदद का सामान खत्म हो रहा है, बचाए गए सिविलियंस का एक और जहाज जद्दा पहुंचा। क्राइमिया के फ्यूल स्टोरेज टैंक पर हमले के बाद आग लग गई, यूक्रेनी फौज ने जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर दिया। इसराइल ने एक बार फिर किए सीरिया में हमले, हिजबुल्लाह का असलहा डिपो निशाना, 3 सिविलियन जख्मी। इराकी सदर बगदाद पहुंचे, रईसी से मुलाकात, दोनों ने कहा ताल्लुकात की मजबूती से पूरे खित्ते का फायदा होगा। केजरीवाल और प्रियंका गांधी ने की एहतजाजी रेसलर्स से मुलाकात, जिनसी हरासानी करने वालों को फांसी देनी चाहिए, दिल्ली चीफ मिनिस्टर का खिताब। बीएसपी रुकने पार्लियामेंट अफजल अंसारी और भाई मुख्तार अंसारी अगवा और कत्ल के केस में कसूरवार, जेल की सजाओं का ऐलान। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सऊदी अरब और ईरान कुछ दिनों के अंदर एक दूसरे के मुल्कों में अपने अपने सफारत खाने खोल देंगे। पिछले महीने ही दोनों मुल्कों ने चाइना में बातचीत के बाद सफारती ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान किया था। लबनान के दारुल हुकूमत बेरूत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि कुछ दिनों में सफारत खाने खुल जाएंगे, लेकिन उन्होंने तारीख नहीं बताई। आमिर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि ईरान और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर्स ने ईद उल फितर के मौके पर टेलीफोन पर बातचीत की थी और उन्होंने कहा कि हमने इत्तेफाक किया था कि अगले कुछ दिनों में सफारत खाने खोल दिए जाएंगे। दोनों मुल्कों के बीच 2015 में यमन जंग की वजह से ताल्लुकात बिगड़ गए थे और फिर शिया आलिम शेख निम्र का सर कलम किए जाने के बाद 2016 में तेहरान में एहतजाज और सऊदी सफारत खाने पर हमले के बाद ताल्लुकात और पस्ती पर चले गए थे और सऊदी अरब ने अपना सफारत खाना बंद कर दिया था। तब से सऊदी अरब और ईरान के दरमियान कोई सफारती ताल्लुकात नहीं थे। आमिर अब्दुल्लाहियान ने लबनान का दौरा करते हुए हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह और दूसरे ओहदेदारों से मुलाकातें की। ईरानी वजीर ने कन्फर्म किया कि सदर रईसी बहुत जल्द सीरिया का दौरा करेंगे। ये 2011 में सीरिया जंग शुरू होने के बाद से किसी ईरानी सदर का दमिश्क में पहला दौरा होगा। ईरान सीरिया जंग के दौरान बशर अल असद हुकूमत का एक अहम मददगार रहा है। सूडान में सीज फायर के बावजूद लड़ाई जारी है। दोनों मुल्कों ने जुमे को 72 घंटों के सीज फायर से इत्तेफाक किया था, लेकिन अब तक पिछली जंगबंदियों की तरह इस बार भी सीज फायर पर अमल होता नजर नहीं आ रहा है। सूडान की फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के दरमियान लड़ाई तीसरे हफ्ते में दाखिल हो गई है। दारुल हुकूमत खर्तूम में हर तरफ अंधेरा छा गया। यही हाल पड़ोसी शहरों बहरी और अमदरमन का है। इमदादी एजेंसियों ने कहा है कि उनके पास रेफ्यूजियों की मदद के लिए सामान खत्म होता जा रहा है। लड़ाई की वजह से हज़ारों रेफ्यूजीज पड़ोसी मुल्क पहुंच रहे हैं, जिनमें चाड, साउथ सूडान और इजिप्ट शामिल है। यूनाइटेड नेशंस का अंदाज़ा है कि कोई 2,70,000 लोग पड़ोसी मुल्कों को फरार हुए हैं। सूडान से बैरून शहरियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सऊदी अरब इसमें अहम किरदार अदा कर रहा है। 1,900 सिविलियंस के साथ एक जहाज सऊदी अरब की जद्दा बंदरगाह पहुंचा। ये जहाज पोर्ट सूडान से रवाना हुआ और जद्दा के किंग फैसल नेवल बेस पर रुका। इनमें कई मुल्कों के सिविलियंस हैं।
सूडान के आर्मी चीफ ने रैपिड सपोर्ट फोर्सेस से बातचीत से इनकार कर दिया है। आर्मी चीफ जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान ने अमेरिका के एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि मलेशिया ग्रुपों से कोई बातचीत नहीं होगी। उनका इशारा पैरा मिलिट्री फोर्स आरएसएफ की तरफ था। रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के चीफ मोहम्मद हमदान दागलू उर्फ हिम्मती ने कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं ताकि लड़ाई रोकी जा सके। फौज ने आरएसएफ से बातचीत के लिए साउथ सूडान के दारुल हुकूमत जोबा को अपने एक नुमाइंदे को रवाना करने से इत्तेफाक किया था, लेकिन ये एक आरजी समझौता साबित हुआ और इस पर अमल नहीं हुआ। फौज ने रैपिड सपोर्ट फोर्सेस पर हमलों के लिए फाइटर जेट्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। आरएसएफ ने इल्जाम लगाया कि फौज हवाई हमलों के जरिए सीजफायर की खिलाफ वर्जी कर रही है। फौज ने दूसरी तरफ आरएसएफ पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों का इल्जाम लगाया। दारुल हुकूमत खर्तूम और दूसरे शहर धमाकों की आवाज़ों से गूंजते रहे। इस लड़ाई में अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और हजारों बेघर हुए हैं। ये लड़ाई दरअसल पावर के लिए आर्मी चीफ अब्दुल फतेह अल बुरहान और रैपिड फोर्सेस के चीफ मोहम्मद हमदान दागलू की कशमकश का नतीजा है। यूनाइटेड नेशंस ने वार्निंग दी है कि सूडान के वेस्ट दारफूर इलाके में लड़ाई भयानक तेज हो सकती है। इस लड़ाई में इस इलाके में अरब मिलिटेंट्स और दारफूरी कबीलों के फाइटर्स हिस्सा ले रहे हैं। अब तक 500 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने और 4200 से ज़्यादा के ज़ख्मी होने की तस्दीक की जा चुकी है। बरतानिया में सूडान के सफ़ीर ने खून खराबे के लिए रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को जिम्मेदार ठहराया। खालिद मोहम्मद अली हसन ने अरब न्यूज़ अखबार से बातचीत करते हुए कहा कि इस लड़ाई की कीमत सूडान के अवाम को चुकानी पड़ रही है। उन्होंने सीज़फायर की कोशिशों के लिए सऊदी अरब की तारीफ की और मगरबी मीडिया पर इल्ज़ाम लगाया कि वो गलत अंदाज में लड़ाई को पेश कर रहा है। आरएसएफ चीफ हिम्मती ने इस दौरान एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि उनके सिपाहियों पर मुसलसल बमबारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि वो लड़ाई खत्म होने तक बातचीत नहीं करेंगे। दारुल हुकूमत खर्तूम में बेशुमार लोग फंसे हुए हैं, जहां पानी, खाने और फ्यूल की किल्लत पैदा हो गई है। इस दौरान वेस्ट दारफूर के इलाके अलजीना में भी लड़ाई शुरू हो गई है, जहां लूटमार हो रही है और दुकानों को आग लगाई जा रही है। इसराइल ने सीरिया में एक बार फिर हमले किए, जिससे 3 सिविलियन जख्मी हो गए। इस इलाके में इससे पहले भी हमले किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि ताज़ा हमले में हिजबुल्लाह के हथियारों के डिपो को निशाना बनाया गया। सीरिया में 12 साल से जारी लड़ाई के दौरान इसराइल ने सैकड़ों हमले किए हैं, जिनमें आमतौर पर वो हिजबुल्लाह और ईरान के हामी फाइटर्स को निशाना बनाता है। इसराइल कभी कभार ही ऐसे हमलों का इकरार करता है। जारी इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले को इराक के सदर अब्दुल लतीफ राशिद ने तेहरान का दौरा किया। सदर इब्राहिम रईसी ने उनका इस्तकबाल किया। सदर के साथ आला सतह का एक डेलीगेशन भी दौरा कर रहा है। पिछले साल ओहदा संभालने के बाद इराकी सदर का पड़ोसी मुल्क में यह पहला दौरा है। इराकी वजीर आजम मोहम्मद शिया असुदानी ने पिछले महीने ही ईरान का दौरा किया था। इस मौके पर दोनों मुल्कों ने सिक्योरिटी समझौता किया। ओहदेदारों ने कहा कि इस समझौते से इलाकाई सिक्योरिटी मजबूत होगी। रईसी ने कहा कि इराक और ईरान दोनों मुल्कों के फायदे के लिए अपना रब सब बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि तेहरान बगदाद ताल्लुकात की मजबूती पूरे खित्ते और ईरानी और इराकी कौमों के हक में है। रईसी ने कहा कि दोनों मुल्क मईशत, एनर्जी, सिक्योरिटी और दूसरे शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। इराकी सदर ने कहा कि इस दौरे का मकसद दोनों मुल्कों के बीच दोस्ताना ताल्लुकात को और मजबूत करना है। हमास लीडर इस्माइल हानिया ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों लीडर्स ने इस मौके पर ईद की मुबारकबाद का तबादला किया। ईरानी वज़ीर ने फ़लस्तीनियों की मुज़ाहमत की तारीफ़ की और कहा कि इस पर उन्हें फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि ईरान कुद्स को मरकज़ी मसला समझता है। यहूदी आबादकारों ने रामल्ला में इस दौरान फ़लस्तीनियों पर हमले किए। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। ये हमले दीर जरी इलाके में किए गए। हमले में 2 फ़लस्तीनी भाई ज़ख्मी हुए, उनकी गाड़ी भी छीन ली गई। यूक्रेन के क्राइमिया में एक फ्यूल स्टोरेज टैंक पर हमले के बाद आग लग गई। ये वाकया बंदरगाही शहर सिवास्तोपोल में पेश आया। रशिया की तरफ से मुकर्रर किए गए गवर्नर ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि सूरत हाल अब काबू में है। सोशल मीडिया पर आग की तस्वीरें सामने आई हैं। इस दौरान यूक्रेन की फौज के तर्जुमान ने कहा कि वो इन खबरों के बारे में कुछ नहीं जानते कि इस आग के लिए यूक्रेन जिम्मेदार है।
پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ دشمن پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان دراڑیں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے نئے سپاہیوں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ پاکستان کئی مہینوں سے معاشی اور سیاسی بحران سے دوچار ہے۔ اب حکومت اور عدالت کے درمیان بھی کشمکش چل رہی ہے۔ ایک دن پہلے 2 سینئر جرنلسٹوں کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ پاکستان کی جنگی تیاریاں مناسب نہیں ہیں اور وہ اس معاملے میں کمزور ہے۔ دہلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال جنتر منتر پہنچے اور احتجاجی ریسلرز سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ یہ ریسلرز ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے چیف اور بی جے پی کے بااثر رکن پارلیمنٹ برج بھوشن شرن سنگھ کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں، جن پر سیکسول ہراسمنٹ کے الزامات ہیں۔ کیجریوال نے عوام سے کہا کہ وہ اپنی زندگیوں سے کچھ وقت نکال کر ان ریسلرز سے یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے جنتر منتر پر آئیں۔ چیف منسٹر نے کہا کہ جو لوگ ملک سے محبت کرتے ہیں، چاہے ان کا تعلق کانگریس سے ہو، عام آدمی پارٹی سے ہو، بی جے پی سے ہو یا کسی سے بھی نہ ہو، وہ یہاں آئیں اور ریسلرز سے یکجہتی کا اظہار کریں۔ ان کے ساتھ بجرنگ پونیا، ونیش پھوگٹ اور ساکشی ملک جیسے ریسلرز کھڑے تھے۔ کیجریوال نے کہا کہ یہ لوگ اپنے لیے نہیں بلکہ پوری کھیل برادری کے لیے لڑ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ سوچئے کہ وہ شخص کتنا طاقتور ہوگا کہ اس کے خلاف FIR درج کرنے کے لیے 7 دن لگے اور سپریم کورٹ کو دخل دینا پڑا۔ دہلی پولیس نے جمعے کی رات 2 FIR درج کیے، جن میں برج بھوشن شرن سنگھ کو ملزم بنایا گیا۔ وہ 6 مرتبہ کے رکن پارلیمنٹ ہیں۔ تقریباً 4 مہینے بعد یہ FIR درج کی گئی۔ ایتھلیٹس نے سب سے پہلے جنوری میں احتجاج کیا تھا۔ کیجریوال نے اس موقع پر کہا کہ جو لوگ عورتوں کو ہراساں کرتے ہیں یا سیکسول ہراسمنٹ کرتے ہیں، انہیں پھانسی دے دینی چاہیے۔ کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی نے بھی احتجاجی ریسلر سے ملاقات کی اور ان سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کو نشانہ بنایا۔ سینئر لیڈر کپل سبل نے ریسلرز کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے سپریم کورٹ میں ایک حلف نامہ داخل کیا، جس میں سیکسول ہراسمنٹ کا الزام لگانے والی ایک نابالغ لڑکی کی حفاظت کے تعلق سے اندیشے کا اظہار کیا گیا۔ 7 عورتوں نے عدالت میں درخواست داخل کرتے ہوئے الزام لگایا کہ پولیس نے جنسی ہراسانی کے الزامات کے باوجود کیس درج نہیں کیا۔ ملک کے بڑے بڑے ریسلرز پچھلے اتوار سے جنتر منتر پر احتجاج کر رہے ہیں۔ BSP رکن پارلیمنٹ افضل انصاری اور ان کے بھائی مختار انصاری کو اغوا اور قتل کیس میں قصوروار قرار دیا گیا اور جیل کی سزائیں سنائی گئیں۔ گینگسٹر سے سیاستداں بننے والے مختار انصاری کو BJP MLA کرشن آنند رائے کے اغوا اور قتل کے سلسلے میں 10 سال جیل کی سزا سنائی گئی۔ ایڈیشنل سیشن جج MP MLA کورٹ درگیش نے مختار انصاری پر 5 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی لگایا۔ اگر کوئی بھی رکن پارلیمنٹ کو قصوروار قرار دیا جاتا ہے اور اسے 2 سال یا اس سے زیادہ کی جیل ہوتی ہے تو اس کی لوک سبھا یا راجیہ سبھا رکنیت ختم ہو جاتی ہے۔ کرشنانند رائے کا 2005 میں مختار انصاری اور افضل انصاری نے اغوا کیا تھا اور قتل کیا تھا، ایسا الزام ہے۔ رکن پارلیمنٹ کو 4 سال جیل کی سزا سنائی گئی۔ گینگسٹر ایکٹ کے تحت انصاری بھائیوں کے خلاف اغوا کا کیس درج کیا گیا تھا اور بعد میں قتل کا کیس بھی درج کیا گیا۔ کرشنانند رائے کے بیٹے نے اس فیصلے کے بعد خوشی کا اظہار کیا اور مافیا کے خلاف سخت کارروائی کے لیے آدتیہ ناتھ حکومت کی تعریف کی۔ کرناٹک میں الیکشنز کے لیے کیمپین تیز ہو گئی ہے۔ ریاست میں 10 مئی کو اسمبلی الیکشنز ہونے والے ہیں، جن میں BJP اور کانگریس کے درمیان سخت مقابلہ ہے۔ BJP اور کانگریس کے لیڈرز نے ووٹرز کو اپنی طرف کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا شروع کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کرناٹک کے بیدر ضلع کے ہمناباد علاقے میں جلسے سے خطاب کیا۔ اس موقع پر مودی نے کہا کہ یہ الیکشنز صرف جیت کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ کرناٹک کو ملک کی نمبر 1 ریاست بنانے کے لیے ہے۔ ان کے خلاف صدر کانگریس ملکارجن کھرگے کے حالیہ ریمارک کے بارے میں مودی نے کہا کہ کانگریس کو گالی گلوچ کرنے دیجیے لیکن وہ عوام کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ سابق وزیر اعظم اور JDS لیڈر دیوے گوڑا نے بھی بنگلورو رورل میں مہم چلائی۔ کانگریس کے ریاستی صدر DK شیو کمار نے اتر کنڑ میں جلسوں سے خطاب کیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ سعودی عرب اور ایران کچھ دنوں میں سفارت خانے کھولیں گے، حسین عامر عبداللہیان نے کیا اعلان۔ سوڈان میں تازہ جنگ بندی بھی ٹوٹی، خرطوم اور دوسرے شہروں میں لڑائی تیز، فوج اور RSF دونوں نے کیا بات چیت سے انکار۔
امدادی ایجنسیوں نے کہا ریفیوجیوں کی مدد کا سامان ختم ہو رہا ہے، بچائے گئے سویلینز کا ایک اور جہاز جدہ پہنچا۔ کرائمیا کے فیول سٹوریج ٹینک پر حملے کے بعد آگ لگ گئی، یوکرینی فوج نے ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اسرائیل نے ایک بار پھر کیے سیریا میں حملے، حزب اللہ کا اسلحہ ڈپو نشانہ، 3 سویلین زخمی۔ عراقی صدر بغداد پہنچے، رئیسی سے ملاقات، دونوں نے کہا تعلقات کی مضبوطی سے پورے خطے کا فائدہ ہوگا۔ کیجریوال اور پرینکا گاندھی نے کی احتجاجی ریسلرز سے ملاقات، جنسی ہراسانی کرنے والوں کو پھانسی دینی چاہیے، دہلی چیف منسٹر کا خطاب۔ بی ایس پی رکن پارلیمنٹ افضل انصاری اور بھائی مختار انصاری اغوا اور قتل کے کیس میں قصوروار، جیل کی سزاؤں کا اعلان۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع الافراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔